हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों बायोलॉजी के इस भाग में वायरस के बारे में जानेंगे। वायरस से संबंधित रोग और प्रभावित अंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जानकारी हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वायरस यानी विषाणु दोस्तों, ये वायरस दोस्तों, इसका खोज रूसी वनस्पतिक वैज्ञानिक इवानोवास्की द्वारा किया गया था। जी दोस्तों, इवानोवास्की ने इसका खोज किया था 1892 ईस्वी में, और इन्होंने दोस्तों तंबाकू के पौधे में किया था इसका खोज। तंबाकू के पौधे में जो मोजेक रोग होता है, उसके कारण का पता लगाते लगाते जो है इवानोवास्की ने विषाणु का खोज किया था दोस्तों। लुई पास्टर तथा बीज रिंजक ने इन्हें जीवित तरल संक्रमण का नाम दिया। और जो एड्स है दोस्तों, इस रोग का कारण भी, एड्स रोग का कारण भी ये विषाणु होता है दोस्तों। और इसका जो खोज है 1986 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, यह 3 प्रकार का होता है विषाणु दोस्तों। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है पादप विषाणु। इसमें दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, सिर्फ RNA इसमें पाया जाता है दोस्तों। पादप जो विषाणु होता है, जो पौधों में पाया जाता है, इसमें सिर्फ RNA ही होता है। इसके बाद जंतु विषाणु की बात करेंगे तो जंतु विषाणु में दोस्तों इसमें DNA और कभी कभी RNA भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे इसमें दोस्तों DNA ही पाया जाता है जंतु कोशिका में। और जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस, पंपास वायरस, ये सब इनका जो है उदाहरण है दोस्तों। इसके बाद तीसरा प्रकार इसका होता है दोस्तों बैक्टीरियोफेज, या इसको जीवाणुभोजी कहा जाता है दोस्तों। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ये क्या होता है दोस्तों? ये केवल जीवाणुओं के ऊपर ही आश्रित होता है। जो जीवाणु वगैरह होता है उसी पर ये आश्रित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है, जैसे टी फेज हो गया दोस्तों। तो इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल है वो सिर्फ DNA ही पाया जाता है इसमें दोस्तों। और पौधों में सिर्फ RNA होता है। पौधों में सिर्फ RNA, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पौधे में सिर्फ RNA होता है। और जंतु विषाणु में ज़्यादातर जो है DNA होता है, लेकिन कभी कभी RNA भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इनकी क्या विशेषताएं हैं दोस्तों विषाणु का? इसमें कोशिका स्तर के संगठन का पूर्णतः अभाव होता है, अर्थात इसमें कोशिका द्रव, कोशिका कला तथा अन्य कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं दोस्तों। तो जो विषाणु होता है दोस्तों, वायरस जो होता है, इसमें ना तो केंद्रक द्रव होता है, ना ही कोशिका कला होता है, और ना ही इसके अलावा और कोशिकांग होता है दोस्तों। ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। या दोस्तों, ये इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा भाग है, इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA होता है। जी दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है वायरस में, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में देखा कि जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में सिर्फ RNA होता है। और जो जंतु जो विषाणु है, इसमें दोस्तों जंतु विषाणु में या तो ज़्यादातर दोस्तों DNA होता है और कभी कभी RNA होता है, लेकिन यह हमेशा दोस्तों अलग अलग विषाणुओं में पाया जाता है। एक साथ दोनों चीज़ एक ही विषाणु में नहीं होता है दोस्तों। अगला है, यह केवल जीवित कोशिका में वृद्धि एवं जनन कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका में ही जनन कर सकता है, अपना संख्या को बढ़ा सकता है। जीवित कोशिका के बाहर इसमें प्रजनन क्षमता नहीं होता है। यानी कि ये जब कोई जीवित कोशिका में ये जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से ये अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो किसी निर्जीव वस्तुओं पर है, निर्जीव चीज़ पर है, तो वो अपना संख्या को नहीं बढ़ा सकता है दोस्तों। अगला है, पौधे में इनका विस्तार फ्लोएम के माध्यम से होता है। यानी कि जो पौधा होता है दोस्तों, पौधे में ये फ्लोएम के माध्यम से जो है उनके पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है। जबकि जंतुओं में दोस्तों यह रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है दोस्तों। जंतुओं के शरीर के अंदर में यह रक्त के माध्यम से जाता है, जबकि पौधे में दोस्तों यह फ्लोएम के माध्यम से जाता है। यह विषाणु केवल एक निश्चित जाति को संक्रमित करता है। सिर्फ एक निश्चित जाति को यह संक्रमित कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच के संयोजक कड़ी है। जी हाँ दोस्तों, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना गया है। अब इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी क्यों माना गया है दोस्तों? क्योंकि जब विषाणु कोई निर्जीव वस्तुओं में रहता है, कोई निर्जीव वस्तु है उस पर अगर रहता है, तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। यानी इसमें कोई भी हरकत, कोई भी सजीव वाला गुण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यही विषाणु जब कोई सजीव के अंदर में चला जाता है, कोई सजीव है इसके अंदर में जब जैसे ही जाता है, तो कुछ ही क्षणों में ये अपना सजीवों का गुण इसमें प्रदर्शित होने लगता है दोस्तों। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना गया है।
विषाणु का संरचना कैसा होता है दोस्तों? विषाणु का संरचना दोस्तों, इसके 3 प्रमुख भाग है। 3 भाग है इसमें दोस्तों। सबसे पहला तो है इसमें प्रोटीन कैप्सिड। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटीन कैप्सिड पहला है, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल और तीसरा है आवरण दोस्तों। ये प्रोटीन कैप्सिड क्या होता है दोस्तों? ये विषाणु के चारों ओर ये प्रोटीन का एक खोल बना होता है और इसके अंदर में दोस्तों ये जो प्रोटीन कैप्सिड होता है दोस्तों, यानी कि ये इसके अंदर में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उस खोल के अंदर में डीएनए या आरएनए जो होता है दोस्तों, उसे ही प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं। और ये जो होता है दोस्तों, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। यही अनुवांशिक गुणों का वाहक भी होता है दोस्तों। पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया कि आरएनए और डीएनए दोस्तों, पादप कोशिका में आरएनए होता है सिर्फ, और जंतु कोशिका में दोस्तों डीएनए, लेकिन कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। अगला है दोस्तों जीवाणुभोजी। जी दोस्तों, जीवाणुभोजी ये क्या है? जीवाणुभोजी दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार का विषाणु होता है। यह एक विशेष प्रकार का विषाणु होता है दोस्तों, जो जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जीवाणु जो है इनके कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये क्या करता है दोस्तों, जीवाणुओं पर ये आश्रित होता है, और जीवाणुभोजी में विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। ये जो जीवाणुभोजी होता है दोस्तों, ये जो अन्य जो विषाणु होता है, इन विषाणुओं को खत्म करने का क्षमता जीवाणुभोजी में होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों आगे, विषाणुओं से लाभ। इससे कौन सा लाभ होता है दोस्तों? इससे हम लोग निम्नलिखित लाभ होता है दोस्तों। जैसे पहला है सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। सजीवों के गुण और निर्जीवों के गुण, दोनों तरह का गुण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है दोस्तों, तो जिस कारण से इसका उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। तो जैव विकास के अध्ययन के लिए जो विषाणु का दोस्तों उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसकी सहायता से पानी को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसमें जो जीवाणुभोजी होते हैं, ये पानी को क्या करता है दोस्तों, सड़ने से बचाता है। जो जीवाणुभोजी होता है ये पानी को सड़ने से बचाता है। तो ये दोस्तों विषाणु से फायदा हो गया। हालांकि विषाणु से बहुत सारा नुकसान भी है, उसे हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा रोग होता है और उसके क्या लक्षण है। आगे है दोस्तों, ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। ये जो विषाणु होते हैं, ये नीले हरे शैवाल को दोस्तों इसे साफ भी करता है। इसके बाद है दोस्तों वायरस से होने वाले रोग। जहाँ दोस्तों वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन से अंग प्रभावित होते हैं और इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो रोग का नाम है दोस्तों गलसुआ रोग। ये जो इससे जो प्रभावित अंग होता है दोस्तों, ये पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है। जो पैरोटिड ग्रंथि है जिससे लार निकलता है दोस्तों, ये ग्रंथि को ये प्रभावित करता है गलसुआ ये रोग। और इसके लक्षण क्या होता है दोस्तों? इसके लक्षण होता है कि लार ग्रंथियों में सूजन आता है, अग्नाशय अंडाशय और वृषण में सूजन होता है। इसके अलावा बुखार आना, सिर दर्द आना, ये सब इस रोग के लक्षण है दोस्तों। और कभी कभी इस रोग के कारण बांझपन भी देखा जाता है दोस्तों। बांझपन भी इस रोग के कारण कभी कभी देखा जाता है। अगला है दोस्तों फ्लू या इन्फ्लुएंजा। फ्लू जो है दोस्तों, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हम लोग का जो श्वसन तंत्र है, सांस लेने का जो तंत्र है दोस्तों, इससे ये प्रभावित करता है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। और इसके लक्षण दोस्तों जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना और जुकाम खांसी, ये सब इसके आम लक्षण है दोस्तों। और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और रोग है दोस्तों फ्लू या इन्फ्लुएंजा। अगला पॉइंट है दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया। जी दोस्तों, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, यानी कि ये जो रोग होता है दोस्तों, ये रोग कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। कुत्ते के काटने से ये रोग होता है हाइड्रोफोबिया। और ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके जो लक्षण है दोस्तों, इसके लक्षण जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, पीड़ा होना पूरे शरीर में, पानी से भय लगना, यानी कि पानी से डर के कारण ही इसका नाम दोस्तों हाइड्रोफोबिया आया है। यानी कि इस रोग होने के कारण क्या होगा कि आपको पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। इसके बाद है मांसपेशियों तथा श्वसन तंत्र में लकवा मार देना। मांसपेशियों में अंग ठीक से काम नहीं करेगा। अगर कुत्ते के काटने से ये रोग होता है तो कई बार होता है कि गर्दन काम नहीं करता है दोस्तों, और गर्दन जैसे मचक जाता है। तो ये सारा जो है इस तरह के रोग, इस रोग में इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा श्वसन तंत्र में लकवा मार देता है, बेहोशी आ जाती है, बेचैनी बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। और यह जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ये क्या करता है पूरे तंत्रिका तंत्र को ये जो है खराब कर देता है दोस्तों। अगला पॉइंट है खसरा। खसरा दोस्तों ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये जो रोग है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और इसके जो आम लक्षण है दोस्तों जैसे बुखार आना, पीड़ा होना, पूरे शरीर में खुजली होना, आंखों में जलन होना, आंख और नाक से द्रव का बहना, ये सब दोस्तों खसरा का निशानी है और ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है दोस्तों। अगला है चेचक।
चेचक दोस्तों ये पूरे शरीर में होता है और विशेष रूप से जो हाथ होता है, हाथ और चेहरा में दोस्तों ये रोग देखने के लिए मिलता है। हाथ में और चेहरा में ये अधिक से अधिक ज़्यादातर ये रोग होता है, लेकिन आमतौर पर ये दोस्तों पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसका जो लक्षण है दोस्तों, जैसे बुखार आना, पीड़ा होना, शरीर में जलन और बेचैनी होना। जी हाँ दोस्तों, इस रोग से शरीर में जलन होता है, बहुत अधिक जलन होता है दोस्तों। पूरे शरीर में फोफले आ जाता है, फोड़ा फोड़ा टाइप का जो है पूरे बदन में आ जाता है दोस्तों। इसके बाद है पोलियो। जी हाँ दोस्तों, पोलियो ये भी दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इस रोग में क्या होता है कि मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध पैदा हो जाता है दोस्तों। और ये रोग ज़्यादातर हाथ और पैर में ही देखा जाता है, यानी कि हाथ और पैर में ये क्या करता है दोस्तों, लकवा मार देता है, जिस कारण से हाथ और पैर ठीक से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ की जो मांसपेशियाँ होता है दोस्तों उसमें संकुचन नहीं होता है और उसमें एक कड़ापन, ऐंठनपन आ जाता है, जिसके कारण उस अंग का जो है मांसपेशियाँ ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो पोलियो से जो प्रभावित अंग है दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र है। इसके बाद है दोस्तों हर्पीज। यह रोग दोस्तों त्वचा और श्लेष्म कला को प्रभावित करता है। ये त्वचा को और श्लेष्म कला को ये दोस्तों हर्पीज प्रभावित करता है और इसमें इसका जो लक्षण है दोस्तों, त्वचा में जलन आना, बेचैनी होना और शरीर में फोड़े आना, इसका जो है आम लक्षण है। इसके बाद है दोस्तों इंसेफ्लाइटिस। ये भी रोग ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों। ये रोग भी, इंसेफ्लाइटिस भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये इसका जो आम लक्षण होता है दोस्तों, जैसे बुखार आना, बेचैनी होना, दृष्टि दोष, देखने में कठिनाई होना, अनिद्रा, नींद ना आना, इसके बाद बेहोशी आ जाना, ये इस रोग का जो है आम लक्षण है दोस्तों। इसके अलावा वायरस जनित रोग बहुत सारे होते हैं दोस्तों, जैसे फसलों में अलग तरह का रोग होता है, जो पशुओं होता है, पशुओं में एक अलग तरह का रोग होता है और ये मानव जनित रोग है दोस्तों। तो एक भाग में हम लोग सिर्फ जो है बीमारी और उसके निदान और उसके कारण क्या है, इस एक भाग लेकर आएंगे दोस्तों। उसमें दोस्तों पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बीमारी किसके कारण होता है। तो आज ये बहुत ही अहम रहेगा दोस्तों, ये खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ से इन सारों क्वेश्चनों से आम सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो फ्लू है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अहम रहेगा और ये किस के कारण होता है, यानी कि ये वायरस के कारण होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जानकारी हासिल कर सके दोस्तों। आज के लिए बस इस भाग में इतना ही था दोस्तों। बाय बाय।